चलिए तो अब अपन देखते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की यूनिट 10 में अपना एक टॉपिक है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। इसके अंतर्गत बनाए गए नियम विनियम, खाद्य पदार्थों में मिलावट, गलत ब्रांडिंग और सामान्यतः होने वाली मिलावट, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारियां। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपना 2006 का एक्ट, जिसका पूरा नाम क्या है? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। ये 2006 का संख्या क्रमांक 34 है, जो कि 24 अगस्त 2006 से भारत में लागू है। ये संपूर्ण भारत में लागू है और 23 अगस्त 2006 को, यानी एक दिन पहले, इसे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इसको हस्ताक्षर किया गया था, अनुमति प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने, मतलब इससे पहले जो अलग अलग एक्ट चले आ रहे हैं उनको एक साथ लाना, क्योंकि अलग अलग मामलों के लिए हमने अलग अलग एक्ट बना रखे थे। और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना, मतलब कि साइंटिफिकली क्या मानक होने चाहिए उनके, और इंटरनेशनल लेवल के मानकों को हमें उनको हमारे यहाँ लागू करना था। तथा उनके विनिर्माण, किसके? खाद्य के विनिर्माण, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, भंडारण, स्टोरेज, वितरण, विक्रय और आयात, निर्यात शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। खाद्य के आयात को विनियमित करने के लिए, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने, और इसके साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई की स्थापना करने और उनसे संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। ये भारत गणराज्य के 57वें वर्ष 57th ईयर में अधिनियमित हो गया। अब इसमें 12 अध्याय हैं, 101 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मली 12 अध्याय के नाम और उनमें कौन कौन सी धाराएं हैं वो देख लेते हैं, ताकि एक आउटग्राम अपने माइंड में बन जाए। तो अध्याय 1 में 1 से लेकर 3 तक धाराएं, मतलब 3 धाराएं हैं। अध्याय 2 में एफएसएसएआई के बारे में है, जिसमें धारा नंबर 4 से लेकर 17 तक है। अध्याय 3 में है सिर्फ एक धारा, वो है धारा 18, जिसमें साधारण सिद्धांत बताए गए हैं। अध्याय 4 में है खाद्य पदार्थों के बारे में साधारण उपबंध, जो कि 19 से लेकर जाएंगे 24 तक। तो 4 जाएगा 24 तक, 4 24 तक, 19 से 24 तक। इसकी सारी धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है, जो अलग अलग उपबंधों को बताती है। अध्याय 5 में सिर्फ एक धारा है, तो 5 में 25, इसमें इंपोर्ट के बारे में, आयात के बारे में बताया गया है। अध्याय 26 से शुरू होगा, तो 26 से 28 इसमें एफबीओ यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर के दायित्व बताए गए हैं। अगला है अध्याय 7, तो 7 में है प्रवर्तन। इस एक्ट की ये आत्मा मान सकते हैं अपन। इस एक्ट को ग्राउंड लेवल पे कैसे ये लागू होगा और कौन इसे लागू करेंगे और उनके पास कौन कौन सी पावर्स, उनकी ड्यूटीज होगी, वो चैप्टर नंबर 7 इसे बताता है, जो कि 29 से लेकर 42 तक, यानी 29 से लेकर 42 तक है। अध्याय 8 में है खाद्य विश्लेषक, फूड एनालिस्ट, जो कि 43 से 47, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है नो, तो नो यानी इसमें कि नो मतलब नहीं, क्या पनिश करेंगे इसमें। अगर आप गुनाह करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो नो में नाल ठोक देंगे, मतलब कि हम पनिश करेंगे, शास्तियां और इसमें अपराध है। 48 से लेकर 67 तक, तो 48 से लेकर 67 तक ये फैला हुआ है। अगला है अध्याय 10, तो 10 में बस अब तो हम क्या ट्रिब्यूनल बनाएंगे, और इसके साथ ही इसमें अपील न्यायाधिकरण भी है, ट्रिब्यूनल भी है, विशेष न्यायालय भी है। तो ये सारी चीजें अपने को अध्याय 10 में मिलेगी, जो कि 68 से लेकर 80 तक है। अगला है अध्याय 11, इसमें है वित्त लेखा और रिपोर्ट। इसमें अपने लिए महत्वपूर्ण रिपोर्ट ही है, जो कि सेक्शन 84 में दी गई है। तो 81 से लेकर 84 तक अध्याय 11 में
रिपोर्ट है। अगला है अध्याय 12 जो कि अंतिम है। यह है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण मतलब मिसलिनियस चीजें हैं जो कि 85 से 101 मतलब 101 तक है। तो अध्याय 1 1 से 3 तक, अध्याय 2 4 से 17 तक एफएसएसआई के बारे में, अध्याय 3 सिर्फ 18, अध्याय 4 4 24 तक जाएगा, तो 19 से 24, 5 5 में 25 है बस, 6 6 26 से शुरू होगा, 26 से 28, 7 7 में प्रवर्तन है, ये 29 से लेकर 42 तक है, 8 8 में फूड एनालिस्ट है, ये 43 से 47 तक, फिर 48 से 67 तक जाएगा क्या अपना 9 जिसमें कि शास्त्रीय है, फिर 10 बस, तो ये हो जाएगा अपना 68 से 80 तक, फिर 11 में क्या है रिपोर्ट 81 से 84, और 85 से लेकर 101 तक है हमारा अंतिम अध्याय, वो है चैप्टर नंबर 12 प्रकीर्ण। तो अपन चैप्टर नंबर 2 से शुरू करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पहला जो है वो परिभाषाएं हैं, उसको अपन एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ लेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 जिसका नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इस चैप्टर का नाम है, यानी इसमें एफएसएसएआई के बारे में ही सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण धारा है धारा नंबर 4 जिसमें बताया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना होगी। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। और कहाँ करेगी? दिल्ली में करेगी। तो ये पूरा स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है धारा 4 में। अगली है धारा 5। धारा 5 में क्या है? तो धारा 5 में है प्राधिकरण की संरचना, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं। तो ये सारी चीजें किसमें बताई गई है? धारा 5 में। तो धारा 5 भी काफी महत्वपूर्ण है जिसमें हमें एफएसएसआई के बारे में जानने को मिलता है। तो शॉर्टकट में या टॉपिक वाइज अगर अपन याद रखना चाहें एक शब्द में कि इसका क्रक्स क्या है, तो धारा 5 में है कि एक अध्यक्ष होगा, 22 सदस्य होंगे जिनमें 1/3 महिलाएं होगी। तो एक अध्यक्ष 22 सदस्य से मिलकर बनेगा हमारा खाद्य प्राधिकरण। अब इसमें क्या है, जो 22 सदस्य हैं इनमें 7 सदस्य ऐसे होंगे जो कि पदेन हैं। पदेन यानी कि वो जो उस पोस्ट पर होगा वो इसका सदस्य ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसके अलावा 15 सदस्य अन्य होंगे जिसके लिए एक चयन समिति बनेगी और चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। इसके अलावा अध्यक्ष के लिए भी वही चयन समिति काम करेगी जो उन 15 सदस्यों के लिए। तो उन 15 सदस्यों को एक्ट में हर बार पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य या फिर अंशकालिक सदस्य के रूप में बोला गया है। वहीं ये जो 7 हैं इन्हें पदेन सदस्य कहा गया है। अब ये 7 सदस्य कौन है? तो 7 सदस्य पदेन जो कि केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त सचिव रैंक के होंगे, मतलब उससे नीचे के नहीं होंगे। संयुक्त सचिव की पंक्ति के निम्न का व्यक्ति नहीं होगा। अब ये 7 अलग अलग मंत्रालय कौन है जिसके संयुक्त सचिव एफएसएसएआई के पदेन सदस्य माने जाएंगे? तो पहला तो खाने की बात कर रहे हैं, खाद्य की बात कर रहे हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। दूसरा, इस एक्ट का उत्तरदायी मंत्रालय, इस एक्ट को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय नहीं चलाता है, इस एक्ट को चलाता है परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। तो स्वास्थ्य मंत्रालय का। तीसरा, ये उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया है, तो उपभोक्ता संबंधी मामले का जॉइंट सेक्रेटरी। इसके अलावा वाणिज्य यानी बिक्री होगी, कृषि एग्रीकल्चर तो आएगा ही, खाने की चीजें आएंगी, तो विधायी मंत्रालय मतलब लॉ से रिलेटेड चीजें अगर हमारे मैटर में आई तो, और लघु उद्योग मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्री। तो 7 अलग अलग मंत्रालयों के संयुक्त सचिव क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। ये 7 कौन कौन से हैं? तो कृषि, वाणिज्य, उपभोक्ता, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, विधायी और लघु उद्योग, ये पदेन होंगे। अब अन्य 15 कौन से होंगे? तो ये अलग अलग क्षेत्र से 15 लोग आएंगे। अब इसमें अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से? तो भाई खाद्य उद्योग से संबंधित हम 2 लोगों को चयनित करेंगे और इन 2 में से एक लघु खाद्य उद्योग से संबंधित होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें अगर ग्राउंड लेवल पे कोई डालता है या ज़्यादा लोगों से अगर जुड़ा हुआ है तो वो है स्मॉल इंडस्ट्री, लघु उद्योग। अगला है उपभोक्ता संगठनों के 2 प्रतिनिधि, तो 2 खाद्य से हो गए, 2 उपभोक्ता से हो गए। इसके अलावा 3 प्रख्यात प्रौद्योगिकीविद या खाद्य वैज्ञानिक, यानी फूड से रिलेटेड कोई साइंटिस्ट हो या प्रौद्योगिकीविद हो, उन्हें हम शामिल करेंगे। अब फूड से रिलेटेड हमने 3 लिए, 3 क्यों लिए? बाकी सबसे ज़्यादा इसी में से लिए, क्यों? क्योंकि भाई फूड से बात हो रही है रिलेटेड, इसलिए उससे एक ज़्यादा को लिया हमने। इसके अलावा इस अधिनियम में 2 अनुसूचियां हैं, और 2 अनुसूची में पहली अनुसूची में 5 अलग अलग जोन बनाए गए हैं। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 अलग अलग जोन में बांट दिया गया है। तो इन 5 जोनों से हर एक जोन से एक एक मेंबर प्रतिनिधि के रूप में अल्टरनेट क्रम पे आता रहेगा 3-3 साल के लिए। तो 5 ये लोग हो गए। तो भाई 2 हो गए खाद्य उद्योग से, 2 हो गए उपभोक्ता से, 3 हो गए प्रौद्योगिकीविद, 5 हो गए हर एक जोन से एक। इसके अलावा कृषक संगठनों के प्रतिनिधि आएंगे 2। इसके अलावा खुदरा व्यापारियों के संगठनों का एक प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा। ठीक है। केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति, केंद्र अध्यक्ष की नहीं, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार खाद्य विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति में से करेगी। यानी या तो वो खाद्य क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसकी नियुक्ति कर देगी, या फिर प्रशासन में से अगर नियुक्ति करनी चाहे तो प्रशासन में से किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगी केंद्र सरकार जो कि सचिव रैंक का हो, मतलब उससे नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया। अगला, पदेन सदस्यों से भिन्न अंशकालिक सदस्यों। मैंने बोला था कि जो 15 लोग हैं उन्हें हर बार पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य या अंशकालिक सदस्य के रूप में कहा जाएगा। तो वो 15 सदस्यों को और अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए एक चयन समिति निर्मित होगी, जो कि धारा 6 में है, अभी पढ़ेंगे अपन। और उस चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। प्राधिकरण का अध्यक्ष अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा। तो भाई 7 पदेन होंगे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के होंगे, संयुक्त सचिव रैंक के। 15 अंशकालिक होंगे जो 3 साल के लिए आएंगे। अध्यक्ष जो कि 3 साल या 65 वर्ष, अभी आगे धारा में बताया गया है, इसमें नहीं बताया गया है, सचिव रैंक का होगा या फिर कोई खाद्य स्पेशलिस्ट होगा। अब धारा 6, भाई 6 में तो छक्के छुड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि चयन समिति बनेगी और इस चयन समिति द्वारा घोर परीक्षण करके अध्यक्ष और सदस्यों की सिफारिश की जाएगी, नियुक्ति नहीं, सिफारिश। क्योंकि नियुक्ति तो केंद्र सरकार करेगी, और केंद्र सरकार किसके तहत करेगी? धारा 5 के तहत। मतलब अध्यक्ष की नियुक्ति हो चाहे अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति हो, सबकी नियुक्ति धारा 5 के तहत होती है। अब चयन समिति 6 में बन गई, तो 6 में 7 लोगों को मिलाकर हमने एक साथ बैठाया और चयन समिति बना दी। तो 6 में चयन समिति बनाई 7 लोगों को मिलाकर। अब 7 लोग कौन है? एक व्यक्ति होगा जो अध्यक्ष होगा, जो कि मंत्रिमंडल सचिव होगा। तो कैबिनेट सेक्रेटरी चयन समिति का अध्यक्ष होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी चयन समिति का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा इस एक्ट को लागू करने वाला मंत्रालय यानी स्वास्थ्य मंत्रालय का सचिव संयोजक के रूप में कार्य करेगा। मतलब एक सदस्य होगा स्वास्थ्य मंत्रालय से। इसके अलावा 3 अलग अलग मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विधायी मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय, स्वास्थ्य, विधायी और कार्मिक मंत्रालय, इन तीनों मंत्रालयों के भार साधक सचिव भी सदस्य के रूप में होंगे। ठीक है। अगला, लोक उद्यम बोर्ड, लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष, क्योंकि भाई चयन में कैसे क्या चीजों को ध्यान में रखा जाए, ये एक चयन बोर्ड का अध्यक्ष काफी अच्छे से समझ सकता है, इसलिए लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष को हमने सदस्य बना दिया। इसके अलावा अब भाई खाद्य की बात हो रही है, इसमें खाने वाला तो कोई आए ही नहीं, तो भाई एक व्यक्ति को जो प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद हो उसे अपन सदस्य के रूप में नाम निर्देशित करेगी केंद्र सरकार।
और केंद्र सरकार ध्यान में रखेगी कि ऐसे व्यक्ति को सामान्यतः जो भी अपने राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर है उसका कोई अध्यक्ष या महानिदेशक को ही ये अपॉइंट करती है सामान्यतः या करेगी। अब केंद्र सरकार क्या करेगी, अगर किसी सदस्य की, अंशकालिक सदस्य या अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाने के कारण रिक्ति हो रही है, वैकेंसी हो रही है, तो क्या करेंगे, 2 माह के भीतर इस चयन समिति को गठित करेगी या निर्देशित करेगी। और दूसरा, अगर पदावधि समाप्त होने के कारण वो रिक्ति हो रही है तो 3 माह पहले ही इस चयन समिति को निर्देशित कर देगी कि भैया खाली होने वाली है, इसके लिए आप कोई नाम लेके आ जाओ। ठीक है। चयन समिति को निर्देशित करने के पश्चात ये चयन समिति 2 माह के अंदर नामों को सिलेक्ट करके केंद्र सरकार को सौंप देगी। और ध्यान रहे, हर एक वैकेंसी के लिए, हर एक रिक्ति के लिए यह चयन समिति 2 नामों को नाम निर्देशित करेगी, मतलब 2 नामों को सिलेक्ट करेगी हर एक वैकेंसी के लिए। अध्यक्ष के लिए भी या अंशकालिक सदस्यों के लिए भी अगर 2 वैकेंसी है तो ये 4 नामों को सिलेक्ट करेगी और केंद्र सरकार को सौंप देगी। उसके बाद केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि किसको नियुक्त करना है। ठीक है। तो वही 7 सदस्य कौन कौन से हैं? एक हो गया मंत्रिमंडल सचिव जो अध्यक्ष होगा, एक संयोजक के रूप में उत्तरदायी मंत्रालय, 3 अलग अलग मंत्रालय जिसमें विधायी, क्योंकि लॉ की बात हो रही है, इसके अलावा स्वास्थ्य, बिल्कुल स्वास्थ्य की बात हो ही रही है, इसके अलावा कार्मिक मंत्रालय, पर्सनल, क्यों भैया आप किसी आईएएस को यहां पर अपॉइंट करने वाले हो तो पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की तो इसमें रोल प्ले होगा ही। इसके अलावा लोक उद्यम चयन बोर्ड, भाई चयन कैसे होगा यही बताएगा ना। इसके अलावा प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकी विद एक, ठीक है ना, तो 7 हो गए। अगला है धारा 7। 7 में क्या है, अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न अंशकालिक सदस्यों की पदावधि, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें तो भाई केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। ठीक है। अब निर्धारित क्या करेगी, केंद्र सरकार अंशकालिक सदस्यों और अध्यक्षों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जो 3 वर्ष के लिए पुनः एक बार और नियुक्त हो सकेंगे, ये लिखा हुआ है। तो 3 साल प्लस 3 साल, बस ये ही होगा, इससे ज्यादा अपॉइंट नहीं होंगे 2 बार से ज्यादा। लेकिन अध्यक्ष 65 साल से अधिक की उम्र पर यह पद धारण नहीं करेगा, मतलब अध्यक्ष के लिए 3 65 और बाकी सदस्यों के लिए 3 वर्ष। ठीक है। 3 माह के लिखित सूचना पर ये केंद्र सरकार को त्याग पत्र दे सकते हैं, तो 3 माह की लिखित सूचना चाहिए होगी। हटने के बाद कोई किसी भी व्यक्ति का किसी खाद्य प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, ये रोक लगा दी गई है। ठीक है। अगला है धारा 8। 8 में लगाएंगे 8। 8 मतलब कि गले का फंदा, ये है 8। कैसी 8 की हटा देंगे, अगर ये हुआ तो हटा देंगे, तो इसलिए ये थोड़ा संभल के और अच्छे से काम करेंगे। भाई 8 में क्या है, तो केंद्र सरकार यदि सदस्य या अध्यक्ष, यहां पर सदस्य की बात हो रही है तो वही सदस्यों की बात हो रही है जो अंशकालिक है, क्योंकि पदेन के बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं कर सकते, वो तो कहीं के ज्वाइंट सेक्रेटरी है। और अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है यहां पर कि कोई सदस्य या अध्यक्ष दिवालिया हो जाए, अपराध में दोष सिद्ध हो जाए, शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग हो, वित्तीय हित अर्जित कर ले, लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा हो, तो हटाने से पहले एक बार सुने जाने का अवसर देकर केंद्र सरकार इन्हें हटा सकती है। 8 हट, 8 हट, 8 में 8 लगा दी अपन ने, ठीक है ना। 6 में छक्के छुड़वा दिए चयन समिति बना के। अगला है धारा 9। धारा 9 में क्या है कि प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, प्राधिकरण का मतलब है फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई की, जहां भी प्राधिकरण शब्द है मतलब उसका मतलब एफएसएसएआई है। तो एफएसएसएआई के अधिकारी और कर्मचारी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है धारा 9 में सीईओ के बारे में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो भाई ये अध्यक्ष और सदस्य को बोला, अरे भाई तुम कौन, अपन ही सब कुछ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हम, तो नो 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 एंट्री, हमारे बिना तुम्हारी नो एंट्री, हमारे बिना काम ही नहीं चलेगा तुम्हारा। तो भारत सरकार के अवर सचिव, ठीक है ना, अवर सचिव से निम्न नहीं होगा कोई भी, अपर सेक्रेटरी से नीचे का कोई भी नहीं होगा, एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे का कोई भी नहीं होगा, अतिरिक्त या अपर सचिव के नीचे का कोई भी व्यक्ति
सीईओ नहीं बनेगा। तो भाई इसके 7 पदेन सदस्य जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, इसका सीईओ एडिशनल सेक्रेटरी का, और इसका अध्यक्ष सेक्रेटरी का। तो अध्यक्ष देखो बड़ा है तो वो सेक्रेटरी लेवल का, फिर सेक्रेटरी से नीचे आता है जॉइंट सेक्रेटरी, तो ये सीईओ बना दिया, फिर सीईओ के नीचे आ रहे हैं पदेन सदस्य, तो वो अपन ने जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के बना दिए। तो इसीलिए ये पदानुक्रम रखा गया है। प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा, सीईओ प्राधिकरण का सदस्य सचिव माना जाएगा, और वेतन भत्ते प्राधिकरण निर्धारित करेंगे इसके, ठीक है ना। अगला है 10 में है सीईओ के कार्य। धारा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कार्य अपन पढ़ सकते हैं कि प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधित्व होगा, प्राधिकरण के दिन प्रतिदिन का प्रशासन करेगा, केंद्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से कार्यक्रम निर्धारित करेगा, कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेगा। तो भाई कुछ भी हो सब में यही करेगा, मतलब वो तो बस बैठेंगे आएंगे मीटिंग करेंगे निकल लेंगे। ये मीटिंग के पहले और मीटिंग के बाद का सब कुछ जो करेगा, पर्दे के पीछे रह के काम, वो सीईओ है, ठीक है। सीईओ प्रत्येक वर्ष अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष समस्त क्रियाकलापों की साधारण रिपोर्ट पेश करेगा, कार्य संबंधी कार्यक्रम तैयार करेगा, पूर्व वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करवाएगा, आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करवाएगा। कौन? सीईओ। खाद्य सुरक्षा संबंधी विषयों पर कार्रवाई करते समय सीईओ एज ए फूड सेफ्टी कमिश्नर की पावर एंजॉय करेगा, तो खाद्य सुरक्षा आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। अगला है धारा 11, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखो धारा नंबर 4 अति महत्वपूर्ण थी जिसमें एफएसएसएआई की स्थापना है, लेकिन एफएसएसएआई के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति अर्हताएं धारा नंबर 5 में है, और उसकी संरचना भी, वो भी अब अति महत्वपूर्ण हो गई। चलो अगला है धारा 6 में छक्के छुड़वा दिए अपन ने चयन समिति बना के, तो चयन समिति भी काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगली धारा जो महत्वपूर्ण है वो है धारा 11, जिसमें केंद्रीय सलाहकार समिति सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है ना। इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष सीईओ होगा। केंद्रीय सलाहकार समिति धारा 11 के तहत नियुक्त होगी जिसका सीईओ अध्यक्ष होगा। इसमें 2 सदस्य हम लेंगे खाद्य कृषि या उपभोक्ता संबंधी सदस्यों में से या इनके प्रतिनिधियों में से। इसके अलावा सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्त अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के, वो इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा जो वैज्ञानिक समिति है जो धारा 14 के तहत नियुक्त होगी, तो वैज्ञानिक समिति का अध्यक्ष भी केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य होगा। तो भाई केंद्रीय सलाहकार समिति काफी महत्वपूर्ण है, डे टू डे के काम और मेन डिसीजन जो लेती है वो यही लेती है, और इसके डिसीजन जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी की जो बैठक होती है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की बैठकों में उन विषयों पर चर्चा होती है जो ये निर्धारित करती है। तो काफी महत्वपूर्ण है। सीईओ अध्यक्ष होगा, ठीक है। वैज्ञानिक समिति का अध्यक्ष इसका पदेन सदस्य होगा। सभी राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नर इसके सदस्य होंगे, और खाद्य उपभोक्ता और कृषि अन्य मंत्रालयों से 2 इसके प्रतिनिधि होंगे। तो कुल मिलाकर इतने लोगों से ये मिलकर बनेगी। इसके अलावा अन्य मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधियों को भी समय समय पर इसमें बुलाया जा सकेगा, ठीक है। अगला केंद्रीय समिति के कार्य, तो कार्य पढ़ लेते हैं। धारा 12 में कार्य दिए गए हैं, धारा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन काम पढ़ लेते हैं। प्राधिकरण को विभिन्न विषयों पर सलाह देना, वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक होगी ही, तो कंपलसरी कर दिया। चलो अध्यक्ष के बुलाने पर, मतलब अध्यक्ष जब बुलाएगा तब होगी, या फिर 1/3 सदस्य अगर कह दें कि भाई बैठक कर लेते हैं तो आ जाओ कभी बंगले पे। 1/3 सदस्यों ने बोल दिया तो आ जाओ, अध्यक्ष ने बोल दिया मतलब सीईओ ने बोल दिया तो आ जाओ, और 3 बार तो आएंगे ही कम से कम। मतलब एक ठंडी में आ जाएंगे, एक गर्मी में आ जाएंगे, बरसात में आ जाएंगे, मतलब हर एक मौसम में पकौड़े खाने तो जाएंगे। अगली है धारा 13, काफी महत्वपूर्ण है, धारा भी याद रखनी है। धारा 13 में है वैज्ञानिक पैनल। तो भाई वर्तमान में फूड सेफ्टी अथॉरिटी के अंदर 21 पैनल काम कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर, जो कि फूड से रिलेटेड हैं।
एक पैनल बनाया जाता है, मतलब एक समिति, एक छोटी कमेटी के टाइप में बनाई जाती है, जो कि वैज्ञानिकों से और स्पेशलिस्ट से मिलकर बनेगी और जो कि एडवाइस करेगी या अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है, जैसे जैविक परिसंकट पर बना दी, खाद्य में संदूकों से संबंधित बना दी, लेबल लगाने, नमूने लेने, नाशक जीवमार और प्रतिजैविकों से संबंधित, खाद्य योजकों, सुरुचिकारों के संबंधित, कृत्यकारी न्यूट्रास्यूटिकल खाद्य से संबंधित, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य से संबंधित। तो ये सभी अलग अलग विषय हैं जिन पे वैज्ञानिक पैनल गठित की जा सकती है। गठित कौन करेगा? प्राधिकरण जितने चाहे उतने पैनल बना सकती है। धारा 13, 13 क्या घाटा, इसमें मेरा जाता, तो 13 मतलब 13 कुछ नहीं जाता, जितनी चाहिए उतनी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैज्ञानिक समिति ये एक ही होगी, एक ठो। धारा 14, तो धारा 14 में वैज्ञानिक समिति बताई, वैज्ञानिक पैनल नहीं, पैनल बहुत सारे हैं, समिति एक है, मतलब साइंटिस्ट की कमेटी एक है, वैज्ञानिकों के पैनल बहुत सारे हैं। तो प्राधिकरण वैज्ञानिक पैनलों के अध्यक्ष, मतलब सभी पैनलों के जो भी अध्यक्ष रहेंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा 6 स्वतंत्र विज्ञान विशेषज्ञों से मिलाकर एक वैज्ञानिक समिति का गठन करेगी। कौन? प्राधिकरण, मतलब कि FSSAI। इसका अध्यक्ष केंद्रीय सलाहकार समिति का पदेन सदस्य होगा। किसका? वैज्ञानिक समिति का जो भी अध्यक्ष होगा वो केंद्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा। चलो ठीक है, आगे। इसे लोक सुनवाई करने की शक्ति होगी। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और एक दिलचस्प बात लगी कि वैज्ञानिक समिति को लोक सुनवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। काफी अच्छी बात है, ठीक है। अब धारा 15 में वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति की प्रक्रिया, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है इसलिए दोनों को एक साथ एक धारा में 15 में लिख दिया। तो सभी पैनल और समितियां 3 वर्ष के लिए नियुक्त होगी। सामान्यतः पैनल और समिति अपने ही सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लेगी, ठीक है, और कार्य बहुमत से होंगे, ठीक है। अगला है धारा 16, खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य। किसके कर्तव्य? फूड सेफ्टी अथॉरिटी के कर्तव्य एवं कृत्य, मतलब ड्यूटीज एंड फंक्शन, ठीक है। तो इसमें भाई बहुत सारे फंक्शन बताए गए हैं फूड सेफ्टी अथॉरिटी के। कॉमन सेंस से अगर लिखें तो फूड से रिलेटेड जितने भी काम है, जितने भी सोच सकते हो, सब ये करेगा, सब। मतलब खाद्य के विनिर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, विक्रय, आयात को भी नियमित करेगा, जो उद्देश्य है अपने एक्ट का। मानक और मार्गदर्शक सिद्धांत बतलाएगा। खाद्य योजकों, नाशक जीवमार, भारी धातुएं, खाद्य प्रतिवीकों के उपयोग की सीमाएं निर्धारित करेगा। प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की अधिसूचना जारी करेगा। उन क्षेत्रों में जो खाद्य सुरक्षा और पोषण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखते हैं से संबंधित केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी समर्थन प्रदान करेगा। तो इसके बहुत सारे कर्तव्य हैं, कॉमन सेंस से अपन लगा सकते हैं। अगला धारा 17, तो प्राधिकरण की कार्यवाही, एक्शन। भाई एक्शन में आ गया अब। तो बैठक में CEO होगा लेकिन मत नहीं देगा, मतलब फूड अथॉरिटी की जब भी बैठक होगी तो CEO उसका भाग लेगा लेकिन मत नहीं देगा। इसमें वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष को भी बुला सकते हैं लेकिन वो भी वोट नहीं डालेगा। निर्णायक मत हमेशा अध्यक्ष देगा, अध्यक्ष नहीं होगा तो अन्य सदस्य जो अध्यक्षता कर रहा है वो निर्णायक मत देगा। समस्त कार्य बहुमत से किए जाएंगे, ये सब धारा 17 में लिखा गया है। धारा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ कार्यवाहियां देख सकते हैं। अगला है अपना अध्याय 3। तो भाई अध्याय 2 हुआ समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अगला है खाद्य सुरक्षा के साधारण सिद्धांत। तो अध्याय 3 में सिर्फ एक धारा है, धारा नंबर 18, जो अधिनियम के प्रशासन में अनुसारित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत के बारे में है। मतलब जब भी हम कोई एक्ट बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे, नियम बनाएंगे, कार्यवाही करेंगे तो उसमें ये साधारण सिद्धांत हम पालन करेंगे। तो ये भी कॉमन सेंस वाले साधारण सिद्धांत हैं।
इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस अधिनियम के कोई उपबंध कृषकों या मछुआरों द्वारा सीधे उत्पादित किए गए उत्पादों पर लागू नहीं होंगे। बस। अगला है अध्याय हमारा अध्याय 4। अध्याय 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी सारी धारा इंपॉर्टेंट है। तो 4 24 तक जाएगा, 19 से 24। तो 19 20 21 19 20 21 22 23 24, भाई 6 धाराएं हैं, 6 की 6 ही याद रखनी है। तो इसमें टॉपिक क्या है इसका, खाद्य पदार्थों के बारे में साधारण उपबंध। तो हमारी जो अलग अलग 10 यूनिट है ना पार्ट बी में, उनके हर एक यूनिट में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा जो इसकी एक धारा को टच कर रहा होगा। जैसे कि धारा 19 है खाद्य योजकों और प्रसंस्करण सहायकों के उपयोग के संबंध में प्रावधान। तो इसमें हर एक धारा में बस ये लिखा गया है कि जो हम धारा में बता रहे हैं ना, उसको एफएसएसएआई द्वारा बनाए गए नियमों विनियमों के अधीन ही आप लागू करोगे या उपयोग करोगे, उसके अलावा नहीं। क्योंकि एक्ट में लिखना पड़ा, अगर एक्ट में नहीं लिखते और रेगुलेशन बना देते तो फिर उन पे कार्रवाई करना काफी मुश्किल हो जाता। तो धारा 19, तो सबसे पहले खाद्य योजक फूड एडिटिव्स के बारे में, खाद्य योजकों और प्रसंस्करण सहायकों के संबंध में प्रावधान धारा 19। धारा 20 में है संदूषकों प्राकृतिक रूप से व्युत्पन्न विषैले पदार्थों और भारी धातुओं हार्मोन्स आदि के बारे में उपबंध, कि भाई ये विनियमों द्वारा जो निर्दिष्ट होंगे उन्हीं मात्राओं में और उन्हीं योजकों और खाद्य संदूषकों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है। तो खाद्य संदूषक धारा 20। अगला है नाशक जीवमार पशु चिकित्सीय औषधि अपशिष्ट प्रतिजैविक अवशिष्ट और सूक्ष्म जीव कावंट, यानी धारा 21 में है नाशक जीवमार और प्रतिजैविक अपशिष्ट। ठीक है ना। अगला है धारा 22। आनुवांशिक रूप से उपांतरित खाद्य, कार्बनिक खाद्य, फलीय खाद्य, निज स्वमूलक खाद्य और किरणित खाद्य, रेडिएशन वाला। ठीक है। तो धारा 22 में इनके बारे में उपबंध है। धारा 23, तो धारा 23 में है पैकेजिंग और लेबल लगाना, भाई इसके बारे में उपबंध है कि जो हम नियमों द्वारा निर्दिष्ट करेंगे उसके अलावा आप ना तो पैकेजिंग करोगे ना लेबलिंग करोगे। ठीक है। अगला है धारा 24 विज्ञापनों पर निर्बंधन और अनुचित व्यापार व्यवहार के संबंध में उपबंध। तो भाई सबसे पहले तो क्या है, अपन खाद्य बना रहे, तो खाने से संबंधित 4 धाराएं। सबसे पहले फूड एडिटिव खाद्य योजक धारा 19। धारा 20 में खाद्य संदूषक, धारा 21 नाशक जीवमार, धारा 22 अनुवांशिक रूप से उपांतरित फूड, धारा 23 अब खाद्य बन गया, अब बन गया तो उसको पैक करेंगे, उस पर लेबल लगाएंगे, तो पैकेजिंग और लेबलिंग। और अंतिम धारा है, अब पैकेजिंग लेबलिंग हो गई, अब बेचने के लिए क्या करेंगे, मार्केटिंग। तो विज्ञापन पर निर्बंधन और अनुचित व्यापार व्यवहार। चलो अगला है अध्याय 5। अध्याय 5 आयात के संबंध में उपबंध धारा 25। खाद्य वस्तुओं के आयात इस अधिनियम के अधीन होगा। बस, हाँ बस इतना ही है। अब इसमें रेगुलेशन जो बनाएंगे उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अगला है अध्याय 6। अध्याय 6 में धारा 26 से शुरू होगा, 26 से 28। देखो अध्याय 6 में क्या है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में विशेष उपबंध, और इसमें फूड बिजनेस ऑपरेटर को ड्यूटीज उसकी जिम्मेदारियां बताई गई है। तो धारा 26 में है फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी एफबीओ के दायित्व। तो विनियमों का पालन करना होगा और रोग से पीड़ित व्यक्ति पर कार्य नहीं करवाएंगे, और ऐसे समस्त प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर के दायित्व धारा 26। धारा 27 में क्या है, तो जो छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, इसके अलावा विनिर्माताएं, पक्षकार, सभी थोक विक्रेता, वितरकों और विक्रेताओं का दायित्व होगा कि अगर अवसान यानी एक्सपायरी की तारीख के बाद अगर वो बेच रहे हों, या निर्माता या वितरक की पहचान बताने वाला नहीं हो, या मिथ्या छाप वाला हो, या ऐसी चीज़ें हैं, तो वो भाई दंड के भागीदारी होंगे। धारा 27। और धारा 28 खाद्य की वापसी, फूड रिकॉल, खाद्य को वापस लाने की प्रक्रिया, इसके लिए विनियम बनाया था 2017 में।
एफबीओ को नियम या विनियमों के अनुकूल अगर वो नहीं है कोई खाद्य, तो उसको एफबीओ तत्काल प्राधिकारियों को सूचित करेगा और खाद्य को वापस लाने की पूर्ण सहयोग करेगा। तो धारा 26 और धारा 28 दोनों बहुत महत्वपूर्ण। धारा 26 में है फूड बिजनेस ऑपरेटर के दायित्व, और धारा 28 में क्या है? खाद्य को वापस लाने की प्रक्रिया। अगला अध्याय है हमारा अध्याय 7। अध्याय 7 काफी महत्वपूर्ण है। अध्याय 7 इस अध्याय की आत्मा है, जिसे हम बोलते हैं अधिनियमों का प्रवर्तन, जिसमें क्या है? अधिनियमों का प्रवर्तन।